हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं प्रोविडेंट फंड के ऊपर एक वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। लास्ट दो वीडियोज में हमने कवर किया है कि सैलरी क्या होती है, सैलरी ब्रेकअप क्या होता है। देन नेक्स्ट वीडियो हमने बताया कि ग्रोस, नेट और सीटीसी इन सभी में डिफरेंस क्या होता है। काफी एम्प्लॉयज को कंफ्यूजन होती है कि सीटीसी क्या होता है, नेट क्या होता है, ग्रोस क्या होती है। तो ये मेरी लास्ट वीडियो थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। आज मैं आपको पूरा प्रोविडेंट फंड समझाने वाला हूँ कि ईपीएफ क्या होता है, क्या इसकी कंट्रीब्यूशन होती है, क्या क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। हम इसको थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। एक थोड़ा बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट आज होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा इसका प्रैक्टिकल पार्ट कि प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं शुरू करने से पहले बता दूं, मैं आपके लिए फिर से याद दिला रहा हूं आपको, मैं आपके लिए पेरोल कोर्स पूरा लॉन्च कर रहा हूं। मैं पूरा बताने वाला हूं कि पेरोल स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसे करते हैं, क्या प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। बाहर अगर मार्केट में कहीं भी आप अगर इसका प्रीमियम कोर्स लोगे तो 10-12 हजार रुपए से कम में नहीं पड़ेगा, और मैं यहाँ पे आपको आपके लिए सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो अभी बने रहिए बस वीडियो में लास्ट तक। अभी प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या होता है, देखिए प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो स्टार्टिंग में 1952 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रोविडेंट फंड कब एक्ट किया गया था, 1952 में किया गया था। ये एक्ट क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है जो भी सैलरीड पर्सन होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंश्योर किया जाता है। देखिए, जब हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज होती है, उनके लिए पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू पेंशन गवर्नमेंट उनको देती है। ठीक है, लेकिन प्रोविडेंट फंड क्या करता है, प्रोविडेंट फंड जो है वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को काउंटर करता है। ठीक है, पेंशन रिटायरमेंट के बाद कि ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के बल्कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज है जो अपनी पूरी जिंदगी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो उनकी उनके बेनिफिट के लिए, उनकी इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का गठन किया। और इसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इस फंड को कौन रेगुलेट करता है, इस फंड को इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन गठित की गई है, जिसका नाम हम शॉर्ट में बोलते हैं ईपीएफओ। ये इसको मेंटेन करती है, इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इम्प्लॉयज प्रोस्पेक्टिव से इस एक्ट की कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी है। देखिए, कोई भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी फैक्ट्री हो गई, ठीक है, वहां पे अगर 20 या 20 से ज्यादा कोई पर्सन एम्प्लॉयड है, तो उस शॉप या एस्टेब्लिशमेंट में, उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में प्रोविडेंट फंड की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, दोस्तों ध्यान रखिए, 20 या 20 से ज्यादा अगर पर्सन एम्प्लॉयड है तो ये फंड जो है, ये पीएफ जो है वो एप्लीकेबल होता है कंपनी के ऊपर। लेकिन कुछ केसेस में अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक स्पेशल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के जहाँ पे 20 से कम एम्प्लॉयज है वहां पे भी इस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है। दूसरा, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है वो रन कर रही है, लेकिन उसके पास रीच नहीं हुए हैं 20 20 एम्प्लॉय, और किसी एक टाइम पे प्रीवियस ईयर में, किसी भी एक टाइम पे प्रीवियस ईयर में अगर वो 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज को रीच कर लेती है, ठीक है, तो उसको पीएफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट लेनी जरूरी है, रजिस्टर करना जरूरी है उस फॉर्म को। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट कवर करते हैं कि इसमें सैलरी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सैलरी के टर्म में इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होने वाली है। तो ये एक्ट बोलता है कि जो भी एम्प्लॉय वेजिज, जिसकी वेजिज 15,000 या उससे कम है, ठीक है, 15,000 पर मंथ या उससे कम है, वो मेंबर इस फंड के अंदर इलिजिबल है। ठीक है, जो भी मेंबर 15,000 रुपए तक की सैलरी उठा रहा है तो वो इसके अंदर इलिजिबल है।
तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ 15,000 या 15,000 के नीचे वाले एम्प्लॉयज ही पीएफ में एप्लीकेबल हो सकते हैं? उससे ज्यादा वाले 20,000 जो ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं या 1 लाख ले रहे हैं, क्या वो एम्प्लॉयज उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनती कि वो पीएफ के अंदर एलिजिबल हो सके? नहीं। देखिए, यहाँ पे ईपीएफओ ने कंपनीज के लिए एक छूट दे रखी है कि देखो, जहां तक 15,000 का सवाल है, जिस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है, ठीक है, 15 या 15,000 से कम है, उस एम्प्लॉय का तो पीएफ कटना ही कटना है। पीएफ की कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाली है? 12% और 13%, ठीक है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से एक्सीड करती है, तो उस केस में कंपनी के पास ये ऑप्शन दिया गया है, कंपनी के पास ये ऑप्शन दिया गया है कि वो एम्प्लॉयज का जो पीएफ है वो फिक्स कर सकती है कि 1800 एम्प्लॉय का काट सकती है और 1950 एम्प्लॉयर दे सकता है, ठीक है, फिक्स कर सकता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जरूरी नहीं है कि फिक्स करे। अगर एम्प्लॉय बोल रहा है कि नहीं, मैं तो अपना वीपीएफ कटवाऊंगा, आप अपनी मर्जी से कटवाएंगे, आप मेरा इतना परसेंट काटिए, ठीक है, तो कंपनी काट सकती है। लेकिन उस केस में कंपनी को ये लाइबिलिटी नहीं होती कि वो एम्प्लॉयर पार्ट को भी उतना ही डिडक्ट करे, ठीक है, ये लाइबिलिटी खत्म हो जाती है कंपनी की। सो जो भी कंपनी जो भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 15 या 15,000 से कम है, वो एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय एलिजिबल है इस फंड के अंदर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके एम्प्लॉयज भी इसमें शामिल है, लेकिन कुछ कुछ जो मैन पावर है उसको इस एक्ट में एक्सक्लूड किया गया है। वो मैन पावर कौन कौन सी है? देखो, एक तो अप्रेंटिस जो भी है, जो हमारे नेफ्ट स्कीम के अंदर अप्रेंटिस जो हायर करते हैं, जो कंपनी हायर करती है, वो अप्रेंटिस इस पीएफ फंड से बाहर होते हैं, पीएफ एक्ट से बाहर होते हैं, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होते। दूसरा, हमारी जो कैजुअल लेबर्स होती है, जो हमारी कैजुअल लेबर जिसको हम डेली वेज लेबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो डेली वेज लेबर है, वो कैजुअल लेबर, वो भी पीएफ फंड से बाहर होती है, ठीक है। ये दो एक्सेप्शनल है, इन दोनों को बाहर रखा गया है। बाकी सभी पर पीएफ एप्लीकेबल होता है। जिसकी सैलरी 15 या 15,000 से कम है उसका तो डिडक्ट करना ही करना है। 15,000 से ऊपर कंपनीज को ऑप्शन दिया गया है कि वो फिक्स भी कर सकती है और उसको एक्सक्लूड भी कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसका एक बार यूएन जनरेट हो गया, एक बार पीएफ में कंट्रीब्यूशन जमा हो गया, उसकी अगर सैलरी 15,000 से ऊपर जाती है, तो कंपनी उसका फिक्स पार्ट काट सकती है, फिक्स पार्ट डिडक्ट कर सकती है। लेकिन फिक्स पार्ट के अलावा वो उस एम्प्लॉय को एक्सक्लूड नहीं कर सकती, ठीक है, उसको डिडक्ट करना ही करना है। लेकिन अगर कोई किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्टार्टिंग से ही 15,000 से ऊपर है और उसका यूएन जनरेट ही नहीं हुआ है, तो उस केस में कंपनी के पास ये होता है कि हाँ, वो कर सकती है उसको एक्सक्लूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सबसे मेन पार्ट होता है, एक कंफ्यूजिंग पार्ट, कि हम जो 15,000 सैलरी है, इसमें कौन कौन से सैलरी हेड्स को हम रख सकते हैं, ठीक है, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ, काफी चीजें एक्ट में भी इतना क्लियर नहीं दिया हुआ। कुछ कंपनी कुछ प्रैक्टिस फॉलो करती है, कुछ कंपनी कुछ प्रैक्टिस फॉलो करती है, ठीक है। अभी हम उसको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक्ट क्या बोलता है? एक्ट बोलता है कि सैलरी में क्या पार्ट इंक्लूड होता है। बेसिक बोलता है कि बेसिक है वो इंक्लूड करो, प्लस जो डीए होता है वो इंक्लूड करो, प्लस जो भी रिटेंशन अलाउंस कंपनी दे रही है वो सभी ईपीएफ की वेजेस के अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। इन द सेंस, अगर मान लो तीन चीजें, मैं अगर चार पांच चीजें हम लेके चलें कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर में किसी कंपनी ने बेसिक ऐड कर दिया, एचआरए ऐड कर दिया, ठीक है, स्पेशल अलाउंस ऐड कर दिया, स्पेशल अलाउंस ऐड कर दिया, साथ में यूनिफॉर्म का पैसा ऐड कर दिया, उसमें बोनस ऐड कर दिया, तो इस इन सब चीजों में कंपनी किन किन हेड्स को इंक्लूड करे कि वो पीएफ की वेजेस के अंडर आए। तो उस केस में
देखो यहाँ पे दे रखा है बेसिक पे दे रखा है, यानी कि ये इंक्लूड होगा। डियरनेस, डियरनेस नहीं है, डियरनेस अलाउंस नहीं है। रिटेंशन अलाउंस है, कोई अदर अलाउंस है, वो ये हो जाएगा। यूनिफॉर्म का पैसा नहीं बोल रखा, बोनस का पैसा नहीं बोल रखा, तो इन दोनों का सम करेंगे और ये हमारे पीएफ की बेस बन जाएगी। इसमें एचआरए को एक्सक्लूड किया गया है। देखो, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, अगर कंपनी ने कोई पार्ट फिक्स कर रखा है, ठीक है, ईपीएफ एक्ट बोलता है कि अगर सैलरी स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट आपने फिक्स कर रखा है कि इतना फिक्स तो एम्प्लॉय का ये बेसिक पार्ट रहेगा ही रहेगा, हर एम्प्लॉय का रहेगा, उसका रहेगा रहेगा, वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं वेज से, ठीक है। अदरवाइज अगर जो भी हेड हमारे वेरिएबल होते हैं उन सभी पे पीएफ की लायबिलिटी बनती बनती है। पीएफ एक्ट बोलता है कि जो भी हेड हमारी वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर पीएफ का डिडक्ट करना ही करना होता है। तो यहाँ पे कंपनी एचआरए को फिक्स करके चलती है, यूनिफॉर्म का पैसा फिक्स होता है, बोनस का पैसा फिक्स होता है, ये हमारे हेड्स वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको भी फिक्स कर दें तो हमारे बेसिक पे हो जाएगा। तो जो जो हेड्स हमारे वेरिएबल होते हैं, जो जो हमारे हेड्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, उस उसके अकॉर्डिंग, पीएफ के अकॉर्डिंग उन सभी पे पीएफ की लायबिलिटी बनेगी। लेकिन जो हमारे हेड्स फिक्स है, ठीक है, उनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि कंट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लिया हमने कि पीएफ बेस क्या होती है, हमने समझ लिया पीएफ बेस किस तरीके से ड्राइव की जाती है, पीएफ बेस में कौन कौन से हेड्स आते हैं। लेकिन मेन होता है कंट्रीब्यूशन, कि मान लिया वेज इतनी है, वेज 15,000, 15,000 से कम, वो पीएफ के अंदर आ रहा है, लेकिन पीएफ कटेगा ही कितना, पीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, वो चीज एक्ट में यहाँ पे बताई गई है कि जो इम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, जो इम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा वो कितना कटेगा, वो कटेगा उस पीएफ की बेस का 12%, ठीक है। 12% तो इम्प्लॉय देगा अपनी सैलरी से काट के, साथ में इम्प्लॉयर के भी कुछ कंट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। इम्प्लॉयर भी जितना अमाउंट इम्प्लॉय अपनी सैलरी से काट के ईपीएफ में जमा कर रहा है, उतना ही अमाउंट या फिर 1% ज्यादा ही लगा लो, उतना अमाउंट इम्प्लॉयर भी अपने पास से इम्प्लॉय के फंड में जमा करता है। कितना जमा करता है, अगर मैं ईपीएफ की बोलूं, ठीक है, ईपीएफ अकाउंट के अनुसार, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर, ईपीएफ के अंडर जो इम्प्लॉयर का पैसा जाता है वो जाता है 3.67%, ठीक है। उसका जो वेज है, जो वेज हमने बताया था, ठीक है, उस वेज का 3.67% कौन देगा, इम्प्लॉयर देगा, किस स्कीम के अंडर, ईपीएफ स्कीम के अंडर। दूसरा आता है ईपीएस, इम्प्लॉय पेंशन स्कीम। इम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंडर इम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 8.33% ऑफ द वेज। जो ईपीएफ का वेज है उसका 8.33% ईपीएस स्कीम के अंदर देगा। दूसरा अकाउंट होता है ईडीएलआई का, इम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंडर इम्प्लॉयर को 0.5%, उसके वेज का 0.5% इसमें देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अगला होता है एडमिन चार्जेस। अब एडमिन चार्जेस में भी इम्प्लॉयर का ही कटता है 0.5%, ठीक है। तो एक हिस्सा होगा 3.67 ईपीएफ में, एक होगा 8.33% ईपीएस में, 1% होगा ईडीएलआई में, और 0.5% होगा ईडीएलआई में, 0.5% किस में हो गया, एडमिन चार्ज में हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं तो इन दोनों का बनता है 12%, ठीक है। इन दोनों का टोटल करूं ये बनता है 1%, मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इम्प्लॉयर इम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में वो 13% कर रहा है, ठीक है। 13% इम्प्लॉयर कर रहा है। देखो, इम्प्लॉय खुद से कितना कर रहा है, 12%, और इम्प्लॉयर कितना कर रहा है, इम्प्लॉय 13% कर रहा है। 12% तो डायरेक्ट उसके पास आ जाएंगे ईपीएफ के थ्रू और ईपीएस के थ्रू, और 0.5% उसके ईडीएलआई में चले जाएंगे, और 0.5% एडमिन चार्जेस जो इस अकाउंट को रख रखाव खर्चा है वो इम्प्लॉयर को ही उठाना पड़ता है, ठीक है। उसका कितना करता है, 0.5% करता है। अब मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि अगर 15,000 से वेज ऊपर हो, ठीक है, 15,000 से ऊपर अगर वेज हो तो इम्प्लॉयर जो है वो कितना कितना देता है,
वो देता है, फिक्स देता है। 1800 तो इम्प्लॉय करता है, ठीक है, और 1950 रुपए इम्प्लॉयर करता है। अब इम्प्लॉयर का 1950 क्यों आया? अगर मान लो, मैं अगली स्लाइड में लेके चलता हूँ, कि अगर मान लो एक इम्प्लॉय है, उसका वेज है 20,000 रुपए, ठीक है, इसके ऊपर हमें पीएफ काटना है। तो इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? अब इसमें देखो 20,000 है, तो मैंने क्या बताया था, अगर 15,000 से कम है, अगर ये अमाउंट 15,000 से कम है, तो 15,000 का ही हम लेंगे, ठीक है, जो परसेंटेज है 12%। जी, 15,000 से कम है, जो 15 सॉरी जो अगर 15,000 से कम है कोई अमाउंट, ठीक है, मान लो एक केस तो हम चलो ये लेते ज्यादा के लिए, ठीक है ना, अगर किसी एम्प्लॉय का 20,000 रुपए है वेज, तो एम्प्लॉय का कितना कटेगा, जो उसका वेज है 20,000, ये ग्रेटर देन किससे है, 15,000 से। तो ईपीएफ ने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 15,000 या 15,000 से कम के ऊपर काटो, 20,000 के ऊपर मत काटो, काटना है तो खुद भरो, ठीक है। तो इसमें कॉर्पोरेट क्या अपनाती है कि हम 20,000 को ना लेते हुए जो लिमिट लगा दी, उसी पर ही 12% हम काटते हैं, और इसका 12% कितना बनता है, 1800 बनता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, अगर 20,000 रुपये कट रहा है, 20,000 के ऊपर अगर एम्प्लॉय का काट रहे हैं, अगर कंपनी 20,000 के ऊपर काटेगी, तो कंपनी की लाइबिलिटी बनेगी कि उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय का पे जितना ज्यादा कट रहा है, तो एम्प्लॉय भी इतना परसेंट देगा, ठीक है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि जो लिमिट डिसाइड कर दी ईपीएफ ने, क्योंकि ईपीएफ ने यहाँ पे दे रखा है कम लिमिट पे, कि इससे ऊपर मैं तो बोल नहीं रहा अभी काटना है काटो 15,000 से, मैं तो बोल रहा हूँ कि 15,000 से ऊपर अगर सैलरी है किसी की, तो 15,000 पे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंप्लाइंस फॉलो कर लो। लेकिन अगर ज्यादा भी करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कंपनी क्या है, अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए 15,000 पे ही पीएफ रखती है। ऐसे ही ये तो होगा इम्प्लॉय का। अब इम्प्लॉयर कितना देता है, इम्प्लॉयर कितना देता है, इम्प्लॉयर देता है 15,000 का कितना, 13%। तो 15,000 का 13% कितना होता है, 1950। ये अमाउंट 1800 1950 फिक्स इसलिए निकली कि अगर 15,000 से ऊपर कितनी भी सैलरी हो, चाहे 1 लाख तक की सैलरी हो, उसका फिक्स कटेगा 1800 1950, ठीक है। जब तक अगर इम्प्लॉयर ज्यादा सैलरी के ऊपर काटना ना चाहे तो, ठीक है, तो यही फिक्स रहेगा। मान लो इम्प्लॉय की वेज है, वो कितनी है, यहाँ पे है 14,000 रुपए, ठीक है, 14,000 रुपए। तो उस केस में क्या कैटेगरी रहेगा, उस केस में रहेगा कि 14 इम्प्लॉय कितना कटेगा, 14,000 का 12%, ठीक है, इम्प्लॉय कट जाएगा। तो 14 का 12% कितना होता है, 1,680 रुपए। और भाई इम्प्लॉयर कितना देगा, 14,000 का 13%, 14 का 13% कितना हो जाएगा, ठीक है, 1,820 रुपए। तो ये 14, अगर किसी की वेज 14,000 रुपए है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, इतना इम्प्लॉय को जाएगा, इतना इम्प्लॉय जाएगा। लेकिन वही अगर 15,000 से ऊपर है, 15,000 ऊपर है, तो फिक्स कितना हो जाएगा, 1,800 इम्प्लॉय को जाएगा, और 1950 केस क्या हो जाएगा, इम्प्लॉयर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ एक बेसिक पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके आने वाले हूँ आपके लिए, कि अगर एक केस में अगर 15,000 से नीचे हुई, तो क्या क्या कौन किस किस अकाउंट में इम्प्लॉय का पैसा जाएगा, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन के ऊपर जाएगा, 15,000 से ऊपर है तो किस किस अकाउंट में पैसा जमा होगा, और कब कब पैसा जमा होगा, ठीक है। ये सारे केसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिकल फुली प्रैक्टिकल पार्ट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना ही था कि आपको सबसे पहले ईपीएफ के जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका कवर हो जाए, कि ईपीएफ क्या होता है, क्या कंट्रीब्यूशन होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या उसका वेजेस पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा पूरा प्रैक्टिकल पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू।